नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जो है रसायन विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, तो इसका मैं पहला पार्ट जो है प्रिय विद्यार्थियों मैं करवा चुका हूं। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट नंबर दूसरा, इसका अंतिम पार्ट। ठीक है, यही जो मॉडल पेपर है। तो देखिए, मैं जो क्वेश्चन है पहले बहुत सारे करवा चुका हूँ, लेकिन आज मैं स्टार्ट करूंगा 5 का खा का दूसरा से। ठीक है, तो देखिए 5 का खा का जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। T1/2 यानी अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको दिया क्या है, टी का मान 40 मिनट लगते हैं, तो टी का मान कितना 40 मिनट। ठीक है ना, तो वो कह रहा है अभिक्रिया में 30% वियोजन। ठीक है ना, 30% क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। 30% यदि वियोजन कह रहा है तो ये 30 जो है ना वो x का मान होता है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद a का मान कितना होगा, a का मान होगा 100, क्योंकि 100% में 30% वियोजित हो गया है। ठीक है ना, तो a का मान 100 होगा और x का मान कितना होगा 30, क्योंकि 30 ही तो वियोजित हुआ है 100 में। अब देखिए, इसकी हमें गणना करना है T1/2 की। तो आपको सूत्र क्या लगाना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है वो होता है K बराबर 2.303/T log A/-x। ये होता है प्रिय विद्यार्थियों सूत्र इसका। ठीक है, तो देखिए K बराबर 2.303 है, T का मान कितना है 40 रख दीजिएगा, लॉग A का मान कितना है 100 रख दीजिएगा, ए का मान 100 होगा, एक्स का मान कितना 30 रख दीजिएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, के बराबर 2.303/40 उसी प्रकार है, ये उसी तरह रहेगा। आप घटा दोगे इनमें से कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एक जीरो से एक जीरो काट दोगे तो 10/7 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी हमारा उसी प्रकार है। इसके बाद देखिए के बराबर 2.303/40 वही है हमारे पास। लॉग m/n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, m-n होता है, लॉग n होता है। ठीक है ना, लॉग m/n। ठीक है ना, तो क्या होता है लॉग m - लॉग n। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग m यानी कि मतलब क्या हो जाएगा, m की जगह 10 माइनस लॉग n यानी n की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इतना हो चुका। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो है k बराबर 2.303, ठीक है ना, के बराबर 2.303/40 हो जाएगा। इसके बाद देखिए लॉग 10 का मान जो होता है वो 1 होता है, कितना होता है 1 हो, जितना जीरो उतना मान। ठीक है ना, तो 1 के पीछे जितने जीरो लगे हों उतना ही मान होता है, तो एक के पीछे कितना है 1 जीरो है, तो लॉग 10 का मान हो जाएगा 1 है, माइनस है। लॉग 7 का मान आप ध्यान में रखिएगा, इतना होता है 0.845। ठीक है, जब आप घटाइएगा प्रिय विद्यार्थी तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब आप गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो जब आप गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा के बराबर यानी कि मतलब 0.009 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 0.155 इसको लगभग हम 0.16 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर लिखा गया, आप डाउट में नहीं पड़िएगा। ठीक है, या तो आप यही करिएगा या तो आप इसी का इसके साथ गुणा करा दीजिएगा, या आप इसे और सरल लिख सकते हैं, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वही लिखा गया है यहाँ पर। इसके बाद जब हम यहाँ पर गुणा कराएंगे और भाग दे देंगे तो इतना हमारे पास निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है T1/2। ठीक है ना, तो सूत्र होता है अर्धायु काल का जो व्यंजक होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वो होता है 0.693/K। के क्या है, वेग स्थिरांक है। ठीक है ना, तो देखिए के का मान तो यहाँ पर आ चुका है, आप रख दीजिएगा, तो T1/2 का मान निकल कर आ जाएगा 77 मिनट आ जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद देखते हैं हम, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 5 का ग का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के दो समान रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए, यही कह रहा है ना। तो देखिए उत्तर में लिखना है आपको सबसे पहले ग्लूकोज के रासायनिक गुण। तो हमारे पास जो पहला है ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो देख सकते हैं आप, ये होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज की जो खुली संरचना होती है यही होती है, CHO और CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है,
तो ये ध्यान में रखिएगा, जब इसकी क्रिया H2/Na के साथ कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन ना, ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर CHO क्रियात्मक समूह है, तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहीं पर जाएंगे, तो क्या बनेगा CH2OH और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हमारे पास बन जाएगा सार्बिटाल। क्या बनेगा, सार्बिटाल। तो ये पहला रासायनिक गुण हो गया। दूसरा क्या है, जब ग्लूकोज हम लेंगे, ये ग्लूकोज की संरचना है, सेम वही है, तो अब इसकी क्रिया HI यानी कि मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस से कराएंगे, तो देखिए इसका यहाँ पर क्या होगा, जो CHO है ये सभी किस, ये CHO किस में बदल जाएगा, CH3 में बदल जाएगा, और CHOH है ये किस में बदल जाएगा, पूरा CH2 में बदल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन सभी हट जाएंगे, सभी ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, सभी ऑक्सीजन हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगी, N हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, N हेक्सेन बन जाएगा। तो ये ग्लूकोज के क्या है, रासायनिक गुण है। जबकि फ्रक्टोज के भी हमारे पास दो हैं। तो फ्रक्टोज का संरचना सूत्र क्या होता है, ये होता है CH2OH और C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, जबकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, यही इसमें क्या है, अंतर है। यहाँ पर CHOH का होल थराइज और CH2OH है। तो देखिए जैसे यहाँ पर H2/Na से क्रिया कराया गया था ना, तो वहीं पर H2/Na यहाँ पर इससे क्रिया कराएंगे इसकी। ठीक है, इसकी क्रिया से, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन कहाँ पर जाएंगे, कीटोन क्रियात्मक समूह, जहाँ पर जैसे यहाँ पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन कहाँ गए थे, जहाँ पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह था। ठीक है, तो वही प्रकार यहाँ पर दोनों को दोनों यहाँ पर जाएंगे, तो CHOH बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्योंकि दो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा, तो CHOH बन जाएगा। तो CHOH कितने हो जाएंगे, 3 तो ये हैं और एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 4 हो जाएंगे ना। तो वही लिखा है CHOH का होल 4 हो जाएगा, बाकी ये हमारे वही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार क्या है, ये सार्बिटाल ही तो है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। इसके बाद इससे क्रिया कराएंगे, ये जो हमारे पास फ्रक्टोस है, तो फ्रक्टोस इससे क्रिया कराएंगे HI प्लस रेड फास्फोरस से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर ये CHO है, ये किस में बदल गया था, CH3 में, और ये सभी किस में बदल गए थे, ये हमारे पास जो है ऑक्सीजन हट गए थे, ऑक्सीजन क्या हो गए थे, हट गए थे। ठीक है ना, तो तभी तो ये बना CH2। ठीक है ना, और ये क्या बना, CH3 बन गया। तो बस उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि ये ऑक्सीजन हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जाएंगे और ऑक्सीजन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पर CH2 बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन हट जाएगा, तो CH2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी CH2 है, तो कितने CH2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो CH2 का होल 4, और ये हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ये भी N हेक्सेन है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये रहे दो सामान्य रासायनिक गुण। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का ग का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विटामिन A व C हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। तो देखिए उत्तर में लिखना है आपको, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। भाई अगर आप लोगे विटामिन ए तो आपको रतौंधी नहीं होगी। ठीक है ना, तो हमारे लिए यही है। ठीक है, इसके बाद स्रोत क्या है, गाजर है, गोल्डन राइस है, हरी मिर्च है, और भी होते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यदि हम नहीं लेंगे भरपूर मात्रा में तो हमें रतौंधी हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए आवश्यक है विटामिन ए। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, यदि आप लोगे तो रतौंधी नहीं होगी। ठीक है ना, तो वही लिखा है कि यदि विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, रतौंधी हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है, इसके नींबू है, आंवला है, हरी मिर्च है, और भी होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए हमें क्या है, आवश्यक है लेना ये विटामिन ए, विटामिन सी। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास दिया है कि 5 का घ का पहला क्वेश्चन कह रहा है, 5 का घ का पहला, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से क्या तात्पर्य है। तो देखिए सबसे पहले द्विदंतुर लिगैंड के बारे में जानना है, तो लिखना है ऐसा लिगैंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने, 2 दाता परमाणु, उसे क्या कहते हैं, द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है एथिलीन डाइएमीन। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो हमारे पास है ना, इस नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर आप बोल सकते हैं यार। ठीक है ना, एक लोन पेयर इसके पास है और एक लोन पेयर इसके पास है। ठीक है ना, यह भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है और यह भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। तो 2 दाता परमाणु है कि नहीं, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर CO3 के ऊपर -2 है ना, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ ये भी द्विदंतुर लिगैंड है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए उभय दंतुर लिगैंड,
तो लिखना इसमें जो स्वयं में उपस्थित दो विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से जुड़ सकते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? उभय तंतु लिगेंड कहलाते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर यह भी जुड़ सकता है और यह भी जुड़ सकता है, ठीक है ना, धातु से। तो यहीं पर वही लिखा है यहाँ पर, जो स्वयं में उपस्थित दो विभिन्न परमाणुओं द्वारा धातु से क्या हो सकता है? जुड़ सकता है। यह भी जुड़ सकता है, यह भी जुड़ सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये Cn के ऊपर माइनस यानी Cn माइनस लगाए ना, यहाँ पर इसी का उल्टा कर सकते हैं, NC माइनस लगाए। ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? उभय तंतुर लिगैंड कहा गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये है SCN माइनस कामा CNS माइनस आदि, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं? उभय तंतुर लिगैंड होते हैं। इसके बाद देखिए अगला ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 5वें का घ का दूसरा कह रहा है कि कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है? कीलेट प्रभाव। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, लिखना इसमें कि जब कोई बहुतंतुर लिगैंड दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि केंद्रीय आयन के साथ 5 या 6 सदस्यीय चक्र बनता है, तो यह क्या कहलाता है? प्रभाव जो होता है वो कीलेट प्रभाव कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है जब कोई बहुतंतुर लिगैंड है, ये हमारे पास जो है ना, ये बहुतंतुर लिगैंड है। ये क्या है? बहुतंतुर लिगैंड है। ये क्या है? बहुतंतुर लिगैंड है। जब बहुतंतुर लिगैंड कह रहा है दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा, दो दाता परमाणु भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यादा है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। तो दो या अधिक दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन, ये जो केंद्रीय धातु है ना परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से अपने आप को इस प्रकार कहता है, जोड़ता है कि केंद्रीय आयन के साथ 5 या 6 सदस्यीय चक्र बनता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? एक प्रकार का चक्र ही तो बन गया है। क्या बन गया? एक प्रकार का चक्र बन गया ना, आप देख सकते हैं, बंद है ना, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? कीलेट प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको। ये क्या? एथिलीन डाई एमीन है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास CH2NH2 CH2NH2, ठीक है ना। इसी प्रकार यह भी CH2NH2 है, यह भी CH2NH2 है, ये पूरा है। उसी को जोड़ दिया गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अभी मैंने बताया है लॉन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन दान करेंगे यहाँ पर तो इसके साथ तभी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जुड़ गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की रिंग बन गई है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसीलिए इसे कहा गया है कीलेट प्रभाव। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 6 का क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब पहला मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है। तो देखिए आपको मेथिल क्लोराइड का सूत्र ध्यान में रखना है, CH3Cl होता है। किससे कराना है क्रिया? KCN से। तो KCN, तो देखिए CH3 प्लस और ये Cl माइनस, K प्लस CN माइनस है। तो CH3 CN के पास जाएगा तो CH3 CN बना देगा, ठीक है ना। और Cl K के पास जाएगा तो KCl बना देगा। ये मेथिल साइनाइड बन गया है। इसके बाद दूसरा है एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केवच से होती है। तो देखिए एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl, जलीय केवच से होती है ना, एक्वस KOH। तो देखिए यहाँ पर C2H5 प्लस का होता है, ये जाएगा OH माइनस के पास तो बना देगा C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल। Cl माइनस K प्लस तो KCl बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिए, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। तीसरा कह रहा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, Mg से होती है। तो देखिए ये ब्रोमोबेंजीन है, यह मैग्नीशियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में कह रहा है, तो शुष्क ईथर आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैग्नीशियम जाएगा यहाँ पर बीचों बीच जगह बनाएगा तो बन जाएगा बेंजीन MgBr। इसे कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एक प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी अभिक्रिया का, कह रहा है कि चौथा है N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक केवच के साथ अभिकृत किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एल्कोहलिक केवच है और जलीय केवच बहुत अंतर होता है। यदि जलीय केवच KOH होता तो एल्कोहल बनता, ठीक है ना। यदि
एल्कोहलिक KOH है तो एल्कीन बना करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एन ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2CH2CH2Cl और एल्कोहलिक KOH AlC शॉर्टकट में लिख देते हैं और KOH है। यहाँ पर क्या होता है K इसके पास जाएगा तो KCl बना देगा, ठीक है ना। और जहाँ से Cl निकलता है ना जिस कार्बन से, उस कार्बन के पीछे वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, H यहाँ से निकलेगा, OH को पकड़ करके H2O बना देगा, बचेगा क्या CH3CH2 और CH, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है और डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ CH3CH2CH होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 हमारा उसी प्रकार रहेगा। तो क्या बन गया, एक प्रकार का ब्यूटीन, क्या बन गया ब्यूटीन, एक प्रकार एल्कीन ही तो है, ठीक है ना, ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिए पांचवी अभिक्रिया कह रही है कि क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन का संरचना सूत्र ये होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप Cl लगा दोगे तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। जल अपघटन कह रहा है तो जल से क्रिया कराना है, जल का सूत्र होता है H2O, यानी H और OH में जब आप तोड़ोगे तो H प्लस का होता है, OH माइनस का, तो H प्लस किसे ले जाएगा Cl माइनस को, तो HCl बना देगा, OH कहाँ पर जाएगा बेंजीन के पास, तो फिनॉल बन जाएगा, क्या बनेगा फिनाल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है 6 का कह रहा है अथवा का, ठीक है, 6 का अथवा कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी पहला हमारे पास ये अभिक्रिया दी है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले इसके यानी कि मतलब उत्पाद की संरचना, तो ये हमसे हमारे पास है CH3CH2CH2Cl प्लस NaI, तो यहाँ पर क्या होगा Na इसे ले जाएगा, इसे पूरे को ले जाएगा, सॉरी इसे नहीं, इसे ले जाएगा यानी Cl को, तो NaCl बन जाएगा, ठीक है ना, और I इसके पास जाएगा तो CH3CH2CH2I बन जाएगा, ठीक है। इस ये हमारे पास बन गया है प्रोडक्ट, यही कह रहा था, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है C6H5ONa, ठीक है, और प्लस C2H5Cl, तो ये देखिए यहाँ पर समीकरण है, तो ये हमारे पास C2H5ONa जो है ना सोडियम फिनाक्साइड है, ठीक है, ये सूत्र इसका सोडियम फिनाक्साइड बोलते हैं, तो ये प्लस का होता है Na और ये Cl माइनस का, तो NaCl हमारे पास निकल जाएगा और यहाँ पर C6H5O C2H5 से जुड़ जाएगा तो एथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए ये तीसरी अभिक्रिया है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, H जो जाएगा, H जाएगा इसके पास, कहाँ पर, इसके पास, इस कार्बन के पास, और Br जाएगा इस कार्बन के पास, तो ये बन जाएगा हमारे पास सूत्र, नहीं 2 ब्रोमो और क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, 4 कार्बन ही तो है, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन। इसके बाद देखिए पांचवी अभिक्रिया है हमारे पास, यहाँ पर ये लिखी है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये उसी प्रकार रहेगा, तो यहाँ पर H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा या इस कार्बन के पास जाएगा, तो H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा और Br इस कार्बन के पास जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक संरचना सूत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवी अभिक्रिया हमसे ये कह रही है, ठीक है, पांचवी अभिक्रिया ये, तो इसका आंसर ये है, देखिए यहाँ से क्या होगा, H जाएगा Cl के पास, HCl बन जाएगा और SO पकड़ लेगा ऑक्सीजन को, SO2 बन जाएगा, ठीक है, और क्या बनेगा CH3CH2CH2Cl, क्योंकि ये क्लोरीन अभी बची है, ठीक है ना, तो ये प्रोपिल क्लोराइड बन जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रिय विद्यार्थियों 6 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। पहला है कोल्बे अभिक्रिया, तो देखिए कोल्बे अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जब फिनाल को CO2 से उच्च ताप व दाब पर क्रिया कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये है फिनॉल और ये किसके साथ CO2 के साथ क्रिया कराना है, उच्च ताप व दाब, ये देखिए ताप कितना लेना है 120 डिग्री सेल्सियस और दाब 6 ATM, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CO2 जाएगी यहाँ पर उड़ते उड़ते बना देगी COOH, ठीक है, तो ये क्या है सैलिसिलिक अम्ल, ये क्या है हमारे पास सैलिसिलिक अम्ल, इसी को कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया, तो देखिए राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होता है, जब फिनाल की क्रिया CHCl3 यानी क्लोरोफार्म व KOH यानी सॉरी KOH नहीं NaOH है, ठीक है, KOH भी आप ले सकते हैं, ठीक है, या NaOH के साथ कराते हैं तो सैल्डिहाइड बनता है, तो इसे राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिनाल है कि क्रिया किसके साथ CHCl3 यानी क्लोरोफार्म
प्लस NaOH के साथ कराना कास्टिक सोडा है ये, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, जब इसकी क्रिया तीनों को आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CHO, यानी कि मतलब यहाँ पर CHO लग जाएगा। इसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड, और NaClH2O निकल जाएगा। तो यही क्या है प्रिय विद्यार्थी, राइमर टीमैन अभिक्रिया। इसके बाद देखिए तीसरी है विलियमसन ईथर संश्लेषण। इसमें क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ईथर बनाते हैं, इसे ही विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। एल्किल हैलाइड जैसे RCl प्लस सोडियम एल्कोक्साइड का सूत्र होता है RONA, ये क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड। Na जाएगा Cl के पास तो NaCl बन जाएगा, ROR बन जाएगा, ये है ईथर, ये क्या है, ईथर है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर R की जगह आप CH3 ले सकते हैं तो CH3Cl बन जाएगा, प्लस है R की जगह क्या ले सकते हैं, CH3, तो ये CH3 हो गया, ONA बन जाएगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा और CH3OCH3 बन जाएगी, यही क्या है, ईथर है, ठीक है ना, यही एक प्रकार क्या ईथर है, डाई मेथिल ईथर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास 6 का खा क्वेश्चन कह रहा है, अथवा है 6 का खा का अथवा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला है तनु HNO3 की अभिक्रिया जो है फिनाल से कराना है, ठीक है ना, फिनाल के साथ कराना है। तो देखिए ये फिनाल है, डाइल्यूट HNO3 तनु, तो देखिए यहाँ पर NO2 टूटेगा और OH टूटेगा, ठीक है ना, ये दो भाग में टूटेगा, NO2 प्लस और OH माइनस है। तो NO2 प्लस जो होता है यही है, ये आक्रमण करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये आक्रमण जब करेगा यहाँ पर NO2 प्लस, तो यहाँ पर एक आर्थो पर जाएगा, एक बार पैरा पर जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा दो प्रकार के हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल, ये प्रिय विद्यार्थी सूत्र है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी है ब्रोमीन की CS2 में फिनाल के साथ अभिक्रिया, यह फिनाल, ठीक है ना, और ब्रोमीन के साथ CH2 की उपस्थिति करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब CH2 की उपस्थिति हो तो यानी दो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन प्लस में टूटेगा, एक माइनस में, ठीक है ना, हमेशा प्लस वाला आक्रमण करता है इस बेंजीन में, तो प्लस वाला जाएगा एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पर, तो एक बार आर्थो ब्रोमो फिनाल बनेगा और एक बार पैरा ब्रोमो फिनाल बन जाएगा प्रिय विद्यार्थी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरी कह रहा प्रोपेन 1 आल का क्षारीय केमोफोर के साथ ऑक्सीकरण कराना है, ठीक है ना, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी लाल दवा भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति करना है तो ऑक्सीकरण कराना है, तो ऑक्सीकरण कराने के लिए हमारे पास नवजात ऑक्सीजन उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोपेन 1 आल का सूत्र होता है ये CH3CH2CH2OH है। ऑक्सीकरण आप कराओगे तो इतना जो भाग होता है ना, इतना भाग CH2OH है, ये बदल जाया करता है COOH में, ठीक है, तो बन जाएगा CH3CH2 और COOH, यानी प्रोपेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। पहला है हमारे पास ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनाल। तो देखिए सबसे पहले यानी ब्रोमोबेंजीन का सूत्र होता है ये, इसकी आप क्रिया कराइएगा मैग्नीशियम के साथ तो बनेगा बेंजीन के ऊपर MgBr, ये क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर आपको क्या कराना है, फिर आपको क्रिया कराना है यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड से, किससे कराना है, एसिटाल्डिहाइड से, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, आप किससे कराओगे, एसिटाल्डिहाइड से। तो जब आप एसिटाल्डिहाइड से क्रिया कराओगे तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास है, ये बेंजीन जाएगा इसके पास, यहाँ जुड़ जाएगा और MgBr जाएगा इस ऑक्सीजन से, यहाँ पर जुड़ जाएगा, OMgBr बन जाएगा, ठीक है। अब इसका आप जल अपघटन जब कराओगे ना, जब आप क्या कराओगे, जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, जो कह रहा था 1 फेनिल एथेनाल, तो एक नंबर में क्या फेनिल है, ठीक है ना, एक नंबर फेनिल है और एथेनाल है, ठीक है ना, तो यही आपको बनाना था। इसके बाद दूसरा है बेंजल्डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल, तो ये है बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड की जब आप क्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराओगे तो सबसे पहले हमारे पास ये बन के आ जाएगा, ठीक है ना, ये CH3 है ना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जाएंगे, यानी 2 हाइड्रोजन जाएंगे, ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना देंगे, तो ये बन जाएगा। फिर इसका क्या कराओ, इसकी क्रिया आप कराओगे H2/Ni से, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे तो बन जाएगा, 2 नहीं 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे,
तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी जाएंगे क्योंकि अपचयन कराना है ना, ठीक है ना। तो ये CH2OH बन जाएगा। तो यही क्या 3 फेनिल प्रोपेन 1 आल है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर है एथेनॉल से 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। तो देखिए एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, इसका ऑक्सीकरण का सबसे पहले आप कराइएगा तो CH3CHO बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन आप करिएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 अणु इसके लेंगे और NH से क्रिया कराएंगे। जब आप इसके 2 अणु लेंगे तो ये संरचना बनेगी CH3CHOH और CH2CHO, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिए एल्डोल संघनन है। और इसके बाद कह रहा है चौथा नंबर बेंजोइक अम्ल से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजोइक अम्ल का सूत्र ये होता है और इसकी क्रिया आप PCl5 से कराइएगा सबसे पहले। तो बनेगा बेंजीन के ऊपर COCl और फिर आप क्या लगा दीजिएगा, फिर इसके बाद आप लगा सकते हैं रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। तो क्या होता है PDBSO4 के साथ क्रिया की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ आप जब क्रिया कराते हो तो एक H जाएगा यहाँ तो HCl बना देगा, एक H जाएगा इसके पास तो CHO बन जाएगा। यही क्या है बेंजल्डिहाइड, ठीक है प्रिय विद्यार्थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का अथवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। पहला है 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। तो देखिए 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन का सूत्र यानी संरचना बनेगी CH3CH और Cl CH2C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि 2 नंबर में ऑन कह रहा है और 4 नंबर क्लोरो कह रहा था 1 2 3 4 ये, और ये क्या पेंटेन कह रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा है P डैश डाई हाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन। तो देखिए P डाई हाइड्रॉक्सी बेंजोफिनोन, तो सबसे बेंजोफिनोन का सूत्र होता है ये। जब बेंजीन 2 ऐसे बना दीजिएगा और आपको क्या करना है बीच में CO लगा दीजिएगा तो इसे कहते हैं बेंजोफिनोन इसे। लेकिन P डाई हाइड्रॉक्सी यानी कि पैरा, तो एक यहाँ पर पैरा और एक यहाँ पर पैरा, दोनों ही जगह पर आपको क्या लगा देना है हाइड्रॉक्सी यानी OH लगा देना है। ये संरचना बन जाएगी आपकी P डैश डाई हाइड्रॉक्सी यानी बेंजोफिनोन, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा हेक्स 2 इन 4 आइनोइक अम्ल। तो देखिए हेक्स यानी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 2 नंबर में इन, तो 1 2 नंबर यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ओइक कह रहा है ना, ओइक कह रहा है तो COOH लगाइएगा। देखिए 4 आइनोइक, ठीक है ना, यानी आइन ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर में लगाना 1 2 3 4 यहाँ पर आप लगा दीजिएगा तो ये संरचना बन जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है चौथा नंबर 3 मेथिल ब्यूटेनैल। तो 1 2 3 नंबर में CH3 लगा देना ब्यूटेनैल, सूत्र बन जाएगा CH3CH और CH2CHO, ये बन जाएगा हमारे पास इसकी संरचना। फिर कह रहा 5वीं P मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो P नंबर में पैरा यानी पैरा पर मेथिल लगा देना CH3 और पूरा बेंजल्डिहाइड का सूत्र बना लेना है, ठीक है ना। यही क्या है इसका आंसर है। इसके बाद देखिए 7 का क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित के कारण बताइए। पहला है नंबर 1 है एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं। तो देखिए आंसर आपको लिखना है एथिल एमीन जल के साथ H बॉन्ड बनाता है इसीलिए तो विलय है। क्यों विलय है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसीलिए विलय है। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता तो विलय नहीं होता, ठीक है ना। तो एथिल एमीन जल के साथ H बॉन्ड बनाता है इसीलिए ये जल में विलय है, जबकि एनिलीन H बॉन्ड नहीं बनाता इसीलिए एनिलीन जल में विलय नहीं होता यानी अविलय है, ठीक है ना। यही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसी का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती। तो देखिए आपको लिखना क्या है उत्तर में, जब एनिलीन क्रिया करने जाता है तब AlCl3 जो होता है AlCl3 एनिलीन के साथ क्या बना लेता है संकुल बना लेता है। क्या बना लेता है संकुल बना लेता है, इसीलिए क्रिया नहीं होती। इसीलिए क्या होता है क्रिया नहीं होती है। तो देखिए ये हमारे पास एनिलीन है, ये CH3Cl के साथ कराया जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रियम क्रिया, ठीक है ना, या CH3COCl लिया जाता है और AlCl3 की उपस्थिति होती है निर्जल। तो यहाँ पर क्या होगा यही क्रिया कर जाता है इसके साथ, यही जुड़ जाता है सबसे पहले। तो क्या बन जाता है एक संकुल बन जाता है, एक क्या बन जाता है संकुल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। इसके पास लोन पेयर है तो ये जाकर सबसे पहले यहीं पर इसके साथ जुड़ जाता है और आगे क्रिया नहीं होती है। ये ध्यान में रखिएगा प्रिय विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तीसरा कह रहा है एरोमेटिक एमिनो के डाई एजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं,
क्यों होते हैं, ठीक है ना, बताना है यहाँ पर। तो देखिए उत्तर में लिखना, एरोमेटिक एमिनो के डाइएजोनियम में अनुनाद होता रहता है। क्या होता रहता है? अनुनाद। आपने अनुनादी संरचना पढ़ी भी होगी, ठीक है ना। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें अनुनाद होता रहता है, ठीक है ना, जो एमीन होती हैं, इसीलिए अधिक स्थायी होती हैं, बहुत ही स्टेबल। जबकि एलिफेटिक एमिनो से प्राप्त लवण अनुनाद नहीं दिखाता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए हमसे ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है 7 का अथवा क्वेश्चन कह रहा है, पहला है अणु सूत्र C4H11N C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। फिर कह रहा है विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा आप कितने समावयवी बना सकते हैं संरचना। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है। सबसे पहले हम बना सकते हैं CH3 CH2 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 NH2। देख सकते हैं 4 ही कार्बन है कि नहीं है, ठीक है ना। इसी से बनाना है कई प्रकार की समावयवी एमीन। और 11 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 और 7 2 9 9 2 11 और 1 नाइट्रोजन है, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थी। ये बना सकते हैं। और हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रकार की हम बना सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर टोटल 8 प्रकार की बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी यदि आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। मेरे हिसाब से क्या है, आप इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रयास कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, लेकिन वो कह रहा है किस कौन कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ये जो सभी हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही कह रहा है, देख सकते हैं आप, यानी लिखिए, कह रहा है विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। ये जो सभी है ना, कौन से प्रकार की समावयवता दिखाते हैं, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास श्रृंखला समावयवी। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये हमारे पास है नाइट्रोजन, इसी कार्बन से जुड़ा ना, ये हमारे पास एक हो गया श्रृंखला समावयवी। देखिए ये यानी NH2 समूह है ना, इसी कार्बन से जुड़ा है पहले से, ये भी एक प्रकार का हो गया हमारे पास श्रृंखला समावयवी। और ये जो हमारे पास है ना NH2 इसी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, जुड़ा है ना, ये हमारे पास हो गया एक ये भी। और चौथा हमारे पास ये NH2 जो है इसी से जुड़ा है, तो ये भी हमारे पास श्रृंखला समावयवी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला में परिवर्तन आया है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे पहले सीधी थी, इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आया बदलाव, कि ये जो हमारे पास ना यहाँ पर उठकर आ गया, ये यहाँ पर उठकर आ गया है, तो ये बन गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये हमारे पास बन गया है। और यहाँ पर एक और उठकर आ गया है, एक और उठकर आ गया है, ठीक है ना। यानी कि मतलब ये जो हमारे पास 4 कार्बन की जो श्रृंखला दिख रही है, ये जो 4 कार्बन की दिख रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये बना दिए गया, इन्हीं से बना, यही से ये सभी के सभी बने हैं। क्या कैसे बनाना आपको, सबसे पहले ये बना देना है पूरी। और यहाँ पर आपको करना, इसको उठा करके यहाँ पर एक लगा देना, तो ये बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार आप बदल बदल करके बहुत सारी बना सकते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसके बाद देखिए स्थान समावयवता में क्या है। सबसे पहले हमारे पास दूसरे को देखिए, यहाँ पर क्या है, दूसरा नंबर है हमारे पास, क्योंकि स्थान में बदलाव आया कि नहीं आया है, ठीक ना। जो हमारे पास CH2 है, जो CH3 है, इनमें काफ़ी जो हमारे पास जो संरचना दिख रही है, इनमें स्थान में बदलाव आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्थान समावयवता में क्या है, ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पर देखिए CH2 है, ठीक है ना, CH2 था जो ऐसे लगा था यहाँ पर, तो ये संरचना बनी थी नहीं बनी थी, तो एक दूसरा नंबर हो जाएगा। एक तीसरा नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पर लगा है, फिर यहाँ पर लगा है, तो स्थान में थोड़ा बदलाव आया कि नहीं आया है ना, तो यहाँ पर इसीलिए ये तीसरा भी हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास CH2 है, यहाँ पर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा इससे, तो ये भी बन जाएगा, तो यहाँ पर भी स्थान में बदलाव आया है, तो चौथा भी हो जाएगा और पहला भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए मध्यावयवी में क्या है, यहाँ पर मध्यावयवी में आपको मध्यावता यानी समावयवता बोलते हैं, जैसे जब हमारे पास NH2 बीच में कहीं आपको दिखे, ठीक है ना, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये बीच में है ना, एक ये हो जाएगा, यानी कि मतलब 5वां नंबर, एक ये बीच में है, ये हो जाएगा 6वां नंबर,
एक ये बीच में है यहाँ पर नाइट्रोजन, 7वां हो जाएगा, एक यहाँ पर ये बीच में है नाइट्रोजन, तो ये 8वां हो जाएगा, ये मध्यावयव। इसके बाद क्रियात्मक समावयवी में लिख देना है आपको कि तीनों प्रकार की एमीन जो होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो होती है ना, तीनों प्रकार की एमीन एक दूसरे की क्रियात्मक समावयवी होती है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों हम अगला क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एथेनालिक NH3 की C4H5Cl के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले क्रिया कराना C4H5Cl के साथ किसकी, यानी NH3, इसकी क्रिया इसके साथ कराना है, ठीक है ना, यानी अमोनिया के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले एक Cl जो है इस एक H ले जाएगा तो Cl बना देगा और यहाँ पर जुड़ जाएगा C4H5NH2। इसके बाद इसकी क्रिया इसके साथ कराना दोबारा, ठीक है ना, जब तक पूरा हाइड्रोजन नहीं हट जाएगा ना तब तक आपको कराते रहना है। एक हाइड्रोजन जाएगा इसके पास तो HCl बना देगा और यहाँ पर C4H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके बाद ये बन जाएगा। इसके बाद अभी एक हाइड्रोजन बचा ना, फिर इसकी क्रिया जो है इसी के साथ करा देना है, तो यहाँ पर एक H, यहाँ पर Cl, तो HCl बन जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद ये C4H5 जो है C4H5 यहाँ पर जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यही इसका आंसर है। तो आई होप प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह पूरा वीडियो हमारा समझ में आ गया हो तो कृपया करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर देना। यदि हमारे चैनल को अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर कर लेना। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।